नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 10 का मैथ, ठीक है। और मैथ का पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्या पे पूरे चैप्टर से जो क्वेश्चन बार बार पूछता है वो क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे दोस्तों। और आपको मैं जो विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो से आपको 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जरूर परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पे पहली बार दोस्तों आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको 5 नंबर का जरूर मिल जाएगा, ठीक है। ये फिक्स क्वेश्चन है, ये जरूर आते हैं पेपर में। तो मैं आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछ देता है कि सिद्ध कीजिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, सिद्ध कीजिए। आपको क्वेश्चन को रटना नहीं दोस्तों, बस केवल समझना है। अगर 1-2 क्वेश्चन समझ गए तो सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। एक क्वेश्चन है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन जो है बार बार आता है दोस्तों परीक्षा में, और इस चैप्टर से यही ऐसे ही क्वेश्चन जो है आते हैं परीक्षा में। तो सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय है दोस्तों। अगर कड़ी में 3 को आप सीख लेते हैं तो आपसे परीक्षा में पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, या पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, या ये पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 11 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको देंगे। तो केवल आप एक सीख लीजिए दोस्तों, और सारा ऐसे ही आपको लगाना है। अगर आप एक कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे, बस अंकों को जो है बदला रहेगा परीक्षा में। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे इस सवाल को लगाएंगे कैसे। कुछ बच्चे इसको रट के जाते हैं, तो आपको रटना नहीं दोस्तों। यहाँ पे लिखिए हल, 1 मिनट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप अच्छे से देखिएगा तो उम्मीद करता हूँ आपको जरूर आएगा समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे हम हल करते हैं। यहाँ पे लिखिए हल, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ये अपरिमेय संख्या है तो इसके विपरीत हमको मानना पड़ेगा। मान लीजिए कि माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे लिखिए कि माना, सबसे पहले आप लिखिएगा जब सॉल्व करेगा कि तो लिखिएगा माना कड़ी में 3 एक, ठीक है दोस्तों। इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या दोस्तों, ये आप लिख दीजिएगा। वो अपरिमेय कहा है, सिद्ध करने के लिए हम इसका उल्टा मानेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको लिख दीजिएगा परिमेय, माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस बात को आपको लिखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में हमेशा, परिमेय संख्या है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि माना कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होती क्या है दोस्तों, कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में या A/B के रूप में लिखा जाए, लेकिन नीचे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर A/B भी लिख सकते हैं, ठीक है। A/B कहिए चाहे P/Q कहिए। तो परिमेय संख्या होती क्या है, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, P/Q या A/B के रूप में लिखा जाए, लेकिन B का मान 0 नहीं होना चाहिए, या Q का मान, अगर P/Q लेंगे तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, A/B लेंगे तो B का मान 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो हमने परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या का मतलब अब P/Q यानी P/Q के बराबर हो गई कड़ी में 3, ठीक है, या A/B के बराबर हो गई। आपकी जो इच्छा करे दोस्तों आप मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं A और B मानूंगा। तो माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, जब ये परिमेय संख्या कड़ी में 3 एक, तो लिख सकते हैं कड़ी में 3 बराबर A/B लिख दीजिएगा, ठीक है। क्यों A/B लिखें, क्योंकि परिमेय संख्या को A/B के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसको लिख दीजिएगा। और देखिए A और B पूर्णांक हैं, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में जैसे ही A/B लिखेंगे या P/Q लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेगा A व
बी सहअभाज्य हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों? सहअभाज्य। ये हमेशा आपको लिखना ही पड़ेगा ऐसे सवाल को हल करते समय। ए और बी सहअभाज्य है। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि सहअभाज्य का क्या मतलब है दोस्तों। सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि जो पूर्णांक ए और बी हैं, इनके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो। क्या हो? एक हो, तो उसे बोलेंगे कि सहअभाज्य। यहाँ पे लिख सकते हैं ए व बी के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, तो उसी चीज को मैंने लिख दिया ए व बी सहअभाज्य है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि ए व बी पूर्णांक है और इसलिए ए व बी क्या है? सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब ये जो ए है और बी है, ये दोनों संख्या सिर्फ एक से कटेंगी। इस बात को याद रखिएगा। जब कोई संख्या एक से कट रही है तो इसका भाई एक से कट रही है ए और बी भी एक से कट रहा है, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? एक ही तो होगा। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा दोस्तों, क्योंकि ए भी एक से कट रही है, ए भी एक से, तो दोनों में से कॉमन एक होगा, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। तो इसी को मैंने लिख दिया है कि ए व बी क्या है? ए व बी सहअभाज्य हैं। ए और बी सहअभाज्य का मतलब बस इतना ही समझेगा कि जो ये पूर्णांक ए अपान बी है, ये दोनों सिर्फ एक से कटेंगे। इनका गुणनखंड सिर्फ एक होगा दोनों का, यानी ए का भी गुणनखंड एक होगा और बी का भी जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। तो इसी को ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आप हमेशा ऐसे सवाल को हल करते समय। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बराबर रख रहे हैं ए बटे बी या पी बटे क्यू। अगर पी बटे क्यू माने तो यहाँ पे लिख देना पी व क्यू सहअभाज्य है। ए अपान बी लिखे तो लिख देना ए व बी सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब ए व बी का गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा दोस्तों। ठीक है, तो ए हो गया। अब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। तो ठीक है, तो यहाँ पे कड़ी में 3 का स्क्वायर, कड़ी में 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद बराबर ए अपान बी है दोस्तों, तो इसको लिखिएगा ए अपान बी, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, लिख दीजिएगा दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पे। ठीक है, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो ए 3 आ जाएगा दोस्तों। जैसा कि आपको पता है किसी भी संख्या का स्क्वायर करते तो कड़ी हट जाएगी। तो हमारा यहाँ पे बचा 3 और ये हो गया दोस्तों ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बटे एक तो कर ही सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरिया गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दोस्तों। एक का गुणा होगा ए स्क्वायर में तो ए स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ लिखना पड़ेगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, अभी 3 का यहाँ पे गुणा है, जैसा कि आपको पता होगा 3 का यहाँ पे गुणा है, तो 3a स्क्वायर अगर इस पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर, यही तो होगा a स्क्वायर बटे 3 होगा कि नहीं। ये 3 गुणा है दोस्तों, तो इस पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, ए स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है। तो यही बात मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट में कि ए स्क्वायर 3 से विभाजित हो रहा है, या कह सकते हैं कि ए स्क्वायर को 3 काट रहा है, या ए स्क्वायर 3 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, कर रहा है। अतः ए को भी 3 काटेगा या विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये बात आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों समझ के। क्या देखिए 3 का गुणा है, इस पक्ष में जाएगा भाग हो जाएगा तो ए स्क्वायर बटे 3 हो जाएगा दोस्तों। इस बात को समझिए ना। तो हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, अतः ए को भी 3 विभाजित करेगा। जब भाई ए स्क्वायर, जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं ना ए गुणे ए अपान 3। ठीक है, तो अब भाई ए को भी तो 3 विभाजित कर रहा है, तो वही बात लिख दिया कि अतः ए को भी 3 विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये आपका एक कथन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक स्टेटमेंट एक हो गया या कथन एक हो गया। इस बात को उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, ए स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है, अतः ए को भी 3 विभाजित करेगा।
ठीक है, ए को भी 3 विभाजित करेगा। ये कथन 1 हमारा हुआ अभी, ठीक है। अब देखिए अब आगे होगा क्या, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, देखिए जब ए को यहाँ पे लिख देना है, अतः ए को भी 3 विभाजित करेगा। जब ए को 3 काट रहा है दोस्तों, तो समझिए एक बात यहाँ पे, जैसे मैं कहूँ कि 10 को काट रहा है 2, तो बताइए 10 का फैक्टर क्या होगा। ये 2 काट रहा है, 10 में भाग देंगे 2 से, तो ये 2 काट देगा 10 को, तो 10 का फैक्टर 1 तो 2 होगा ही, होगा कि नहीं। और उसके बाद भी आगे फैक्टर होंगे दोस्तों कोई न कोई, ठीक है। तो उसी तरह तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखिए जब 10 को 2 काट रहा है तो इसका फैक्टर क्या होगा, इस 10 का जो काट रहा है वो तो होइबे करेगा, उसके बाद भी अगली कोई संख्या होगी तो हमको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे ए को 3 काट रहा है दोस्तों, तो हमारा ए बराबर आपको मानना पड़ेगा 3, क्योंकि ए का फैक्टर 3 तो होगा ही। देखिए ध्यान से इस बात को, देखिए जैसे 10 को काट रहा है 2, तो आप कहेंगे 10 का फैक्टर, यानी इस 10 का फैक्टर 2 तो होगा ही ना, क्योंकि 2 काट रहा है। उसी तरह इस सवाल में लिखा हूँ ए को 3 विभाजित कर रहा है, तो ए का फैक्टर 1 तो 3 होगा, एक कोई और संख्या होगी आगे जिसको हम सी मान ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे सी मान लिए, तो ए बराबर 3c आ गया। यहाँ पे लिख देना जहाँ सी पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ सी धनात्मक पूर्णांक है दोस्तों, ठीक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इस बात को याद रखिएगा। ए बराबर 3c क्यों लिया, क्योंकि जब ए को 3 विभाजित कर रहा है, देखिए ए को 3 काट रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ए बराबर 3 तो होइबे करेगा, जैसे 10 को 2 काट रहा है तो 10 का फैक्टर 2 होगा, तो 2 ले लेंगे, साथ में कोई और फैक्टर होगा जो हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ पे सी ले लिए उसके जगह पे, तो ए बराबर 3c दोस्तों आ गया। अब क्या करेंगे, इस ए का मान इस वाले समीकरण में रख देंगे, एक वाले में, देखा यहाँ पे एक मान है ना, तो 3b² बराबर a² है। अब हम ए के जगह पे 3c रख देंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, इस समीकरण में एक में ए का मान रख दीजिए, तो हो जाएगा 3b² बराबर, ठीक है दोस्तों, ऊपर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, रुक जाइए। चलिए अब हमको करना क्या, इस 3b² बराबर a² जो समीकरण 1 है दोस्तों, तो a के जगह पे 3c रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3b² बराबर कितना है, a²। अब बस आपको करना क्या, इस a का मान इस समीकरण में रख दीजिए a के जगह पे, तो हो जाएगा 3b² बराबर a के जगह पे कितना रखेंगे, 3c, इसका स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ऊपर लगा है। अब करना क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 3b² बराबर ये 9c² हो जाएगा दोस्तों। अब 3 से 3 हो जाएगा, 9 को काट देंगे तो 3 बार आ गया, तो बचा हमारा b² बराबर 3c² दोस्तों, b² बराबर 3c²। अब देखिए जिस तरह इसमें हम लिखे हैं उसी तरह इसमें भी लिखेंगे। अब देखिए 3 इस साइड है, इसका मतलब 3 इधर गुणा है तो इस पक्ष में आएगा, भाग हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा b² बटे 3, यही ना होगा दोस्तों, देखिए ध्यान से, b² बटे 3 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि b² को 3 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, 3b² को 3 विभाजित कर रहा है, अतः b को भी, b² को काट रहा है तो b को भी काटेगा, अतः b को भी 3 विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, ठीक है दोस्तों, सही बात है ना। जैसे इसमें बताया आपको उसी तरह, जैसे 3 गुणा है इस पक्ष में आएगा, भाग करेगा, तो लिख दीजिएगा b² को 3 विभाजित कर रहा है, अतः b को भी तो करेगा, तो b को भी 3 विभाजित करेगा, जैसे इसमें a² को किया तो a को भी किया, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 लिख देना, ठीक है, बस।
आपका सवाल लगभग लग चुका है। अब करेंगे क्या, लिख दीजिएगा कि समीकरण एक व समीकरण दो से स्पष्ट है कि तीन ए व बी दोनों को काट रहा है। सही बात है ना दोस्तों। देखिए इस वाले में 2 में पता चला बी को विभाजित कर रहा है और यहाँ पे पता चला ए को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हमने यही लिख दिया कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि 3 जो है ना ए व बी दोनों को काट रहा है दोस्तों। 3 ए व बी दोनों को काट रहा है, अतः 3 दोनों का गुणनखंड होगा। अतः 3 दोनों मतलब ए व बी, अतः 3 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। जो विरोधाभास प्रकट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने तो यह माना था कि ए और बी का गुणनखंड सिर्फ 1 होगा, यहाँ पे तो 3 आ रहा है गुणनखंड, तो जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि 3 जो है ना ए व बी दोनों को काट रहा है, तो अतः 3 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। ठीक है, कल्पना यानी विरोधाभास प्रकट हो रहा है दोस्तों, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या है। ये हमारा पूरा सवाल लग गया दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इसमें बहुत ज़्यादा जो है लिखना पड़ रहा है। तो एक और क्वेश्चन देखिए ताकि और आपको स्पष्ट हो जाए। तो इसको मिटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और तब तक आप लगाइए जब तक कि आपको जो है आ ना जाए, प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए यहाँ पे मैं √5 लिख दूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं √5 लिख दूँ और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिखिए हल में कि माना, ठीक है दोस्तों, माना करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वाले सवाल में बताया आपको, माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, सॉरी यहाँ पे अ नहीं, माना कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको अपरिमेय संख्या कह रहा है तो आप इसका उल्टा मान लीजिएगा। ठीक है, तो ए हो गया। अब होगा क्या, चलिए अब हम जब परिमेय संख्या है तो हो जाएगा यहाँ पे √5 बराबर a/b, मान लीजिए a/b हो गया दोस्तों। ठीक है, और जहाँ लिख देना a व b सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब ये होगा कि a व b जो है सिर्फ 1 से कटेंगे, और मैं आपको अभी बाद में सिद्ध करूंगा कि a व b जो है 5 से भी कटेंगे, तो जो विरोधाभास प्रकट हो जाएगा यानी हमारी कल्पना के विरुद्ध हो जाएगा, तो हमारा सवाल जो है लास्ट में लग जाएगा। बस यही आपको सिद्ध करना है। अब a व b सअभाज्य हैं, ठीक है, ये लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, ये कर दीजिएगा, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 5 आ जाएगा, बराबर ये देखिए a का स्क्वायर अपान b का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों।
ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5b² बराबर a का स्क्वायर आ जाएंगे। अब देखिए ये 5 गुणा है, इस पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यही तो मिलेगा आपको a² 5 5 इधर जाके भाग हो जाएगा। तो हम ये तो कह सकते हैं दोस्तों कि a² 5 से विभाजित हो रहा है, a² 5 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए कि a² को 5 काट रहा है, देखिए 5 भाग कर रहा है ना, तो a² को 5 विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये सब अपने से बना के लिखना सीखिए दोस्तों, विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा। अतः a को भी 5 विभाजित करेगा। ठीक है, ये तो बात तय है दोस्तों, जब a² काट रहा है तो a को भी काटेगा, ये बात आप लिख दीजिएगा। इक्वेशन मान लीजिए 1 है। ठीक है, चलिए अब होगा क्या, अभी मैंने आपको बताया a² को 5 विभाजित कर रहा है तो a को भी 5 विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब a बराबर, एक तो 5 होगा ही, a को 5 काट रहा है तो a का गुणनखंड 1 5 तो होगा ही, साथ में कोई कांस्टेंट ले लेंगे, मान लीजिए c ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो मैंने c ले लिया। यहाँ पे लिख देना कि c एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ये बात आप लिख दीजिएगा। अब आप सोचेंगे a बराबर 5 कैसे हुआ, a बराबर 5 क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों जैसे a को काट रहा है 5 ना, a को काट रहा है 5, तो हम क्या कर सकते हैं कि a जब a को काट रहा है 5 तो a का एक गुणनखंड तो 5 होगा ना, जैसे 10 है या 12 है, इसको मान लीजिए 4 काट रहा है तो हम यही कहेंगे ना, तो 12 का एक गुणनखंड तो 4 होगा और आगे भी होंगे, तो उसी को हमको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे c मान लिए हैं यहाँ पे, तो वही बात है। तो जब एक कथन नंबर 1 हो जाएगा, स्टेटमेंट या इक्वेशन जो भी समझ लीजिए, तब आप यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 5 यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी 5 तो आप ले लेना। ठीक है, a बराबर, अगर यहाँ पे 7 रहता, 7 भी विभाजित कर रहा है तो a बराबर 7 होता। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, इस a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दीजिए a का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रखिए, देखिए क्या मिल रहा है आपको। अब आगे देखिए a बराबर 5c है और समीकरण 1 मतलब 5b² बराबर a² दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5b² बराबर a² है। अब आपको a के जगह पे कितना रखना है, 5c दोस्तों, तो यहाँ पे लिखिए 5b² इक्वल टू a के जगह पे कितना रखना है, देखिए 5c है तो यहाँ पे 5c लिख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। अब देखिए क्या होगा, ये 5b² हो जाएगा दोस्तों और ये 25c² हो जाएगा। इस बात को ध्यान से देखिए। अब इसको काट दीजिए 5 बार में, तो बचा आपका क्या, b² बराबर 5c² हो गया दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब देखिए होगा क्या, अब 5 इधर है दोस्तों ना, तो 5 का गुणा c² में है, तो 5 इधर तो आएगा तो भाग करेगा ना, तब तो यही हो जाएगा b² बटे 5 होगा कि नहीं, देखिए इधर आके भाग कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि b² को 5 विभाजित कर रहा है, तो यही बात जैसे इसमें लिखे हैं यही बात उस वाले ब्रैकेट में भी आपको लिख देना है। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पे कि b² को 5 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, अतः b को भी 5 काटेगा या विभाजित करेगा, कुछ भी लिख दीजिए अपने से बना के। ठीक है दोस्तों, देखिए 5 जो है b को काटेगा कि नहीं, b² को काटेगा या विभाजित कर रहा है, तो b को भी
5 काटेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण, ये समीकरण 2 मान लीजिएगा इसके, ठीक है, ये वाला समीकरण 2 है, बी स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर लिखिएगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि 5 ए व बी दोनों को काटेगा, दोनों को काटेगा, काट रहा है, लिख दीजिए। सही बात है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे लिखा हूँ बी को भी 5 काटेगा और यहाँ पे लिखा हूँ ए को भी 5 विभाजित करेगा। यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट हुआ ना कि 5 ए व बी दोनों को काट रहा है। अतः 5 जो है दोस्तों ए व बी का दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। और हमने तो ये बताया था कि ए व बी का सभाज्य यानी ए व बी का जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। तो यहाँ पे तो 5 आ रहा है, तो विरोधाभास हुआ ना, उल्टा हुआ। तो यहाँ पे लिख देना कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा सवाल दोस्तों लग जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो अब आपको जो है क्लीन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोस्तों एक बार फिर देखिए सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान लेंगे कि माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, परिमेय संख्या है। तो कड़ी में 5 बराबर जब परिमेय संख्या तो इसे a बटे बी के रूप में लिख देंगे या p बटे क्यू के भी रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे c की जगह पे r मान लीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया, हमने इसका स्क्वायर कर दिया दोनों पक्षों का, तो यहाँ पे कड़ी हट गई, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब तेरिया गुणा कर दिया तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये 5 गुणा तो इस पक्ष में जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा। तो वही बात हमने लिखा कि a स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, अतः a को भी 5 विभाजित करेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब उसके बाद a बराबर 5c मान लीजिएगा, क्योंकि जब a को 5 काट रहा है तो a का गुणनखंड तो 5 पक्का होगा। किसी भी संख्या का अगर कोई संख्या काट रहा है तो उसका गुणनखंड वो पक्का होता है। तो a बराबर 5, लास्ट में इसके साथ c लगा दीजिएगा। ठीक है, c एक धनात्मक पूर्णांक है जहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकती है, आगे हमको पता नहीं है। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर जो a का वैल्यू आया है इस समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो a की जगह पे 5c रखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा समीकरण 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर दोस्तों। तो यहाँ पे 5b स्क्वायर उतार लीजिए, a की जगह पे 5c लिख दीजिए। अब इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 25c स्क्वायर हो जाएगा। 5 से 25 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 इधर है तो इधर आएगा तो b स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो वही बात मैंने लिखा कि b स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, अतः b को भी 5 काटेगा या विभाजित करेगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि 5 जो है a व b दोनों को काट रहा है, यह काट रहा है। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। जब दोनों को काट रहा है दोस्तों तो a b दोनों को काट रहा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5 आ गया। और हमने तो माना था a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, सहभाज्य का मतलब क्या है, दोनों का गुणनखंड 1 माना था, और यहाँ पे तो 5 आ रहा है, यानी विपरीत आया कि नहीं, तो ये विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो यही बात हमें यहाँ पे लिखे कि यह विरोधाभास ऐसा क्यों प्रकट हो रहा है, क्योंकि हमने गलत कल्पना ही किया था। क्योंकि यहाँ पे गलत हमने माना ही था कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हम तो जानते कड़ी में 5 एक
अपरिमेय है। तो यहाँ पे हमने गलत माना था, तो यहाँ पे भी उल्टा आया है, तो विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो इस तरह से हम लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, आप इसको एक बार दो बार लगाइएगा, आपको आएगा जरूर। तो एक तो क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा आपका, कड़ी में 2, तो अगर 2 दे देगा तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ पे 2 समझ लीजिएगा। 3 दे देगा तो बताए थे जहाँ जहाँ जो 5 है वहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। 7 दे देगा यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ पे 7 हो जाएगा, समझ लीजिएगा। 11, 13 कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ए प्रकार का आता है। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन कैसा था उसे भी लगाते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से एक न एक सवाल जो आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए अगला किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक प्रकार का तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिया। देखिए अगला क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ पे दे देगा, इसी सवाल में यहाँ पे दे देगा 2√5, अब 3√2 दे देगा, इसके आगे कुछ भी दे देगा, जैसे 3 जो है कि 5 दे देगा, या 2√5 दे देगा, या 2√7, ठीक है। इसके जो है √5 जो है इसके सामने कुछ कोई भी अंक लीजिएगा इस तरह कि सिद्ध कीजिए कि 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करने के लिए पूछ देगा कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। तो इस तरह से हमसे पूछ देता है, ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे, चलिए इसको भी लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखिए माना, लिखिएगा कि माना 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, वही रूल आपको लगाना है जो आपको पहले बताया। माना 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या दोस्तों, आप परिमेय मान लीजिएगा। माना 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, इतना तो कर ही लेंगे आप, ठीक है। अब चलिए जब परिमेय संख्या हो गई तो इतना तो हो ही जाएगा कि 2√5 बराबर a/b, और लिख दीजिएगा ब्रैकेट में a व b सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब मैंने समझा दिया आपको, सहअभाज्य हैं मतलब a व b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड दोस्तों होगा वो 1 होगा, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, आपको करना कुछ नहीं है। आप देखिए यहाँ पे 2 का गुणा है, तो हम यहाँ पे बटे करके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो होगा क्या, बस 2 को इधर लेके आइए, 2 का गुणा इस b में होगा ना, तो कड़ी में 5 को छोड़ दीजिए इधर ही, बराबर, ठीक है। तो a/2b हो जाएगा दोस्तों, a/2b हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 का गुणा है तो इधर ही तो होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे ऐसे, तो a का गुणा 1 में करेंगे, 1 का गुणा a में करेंगे तो a हुआ, और 2 का गुणा b में करेंगे तो 2b हो गया, √5 इधर बच गया, ठीक है। अब होगा, इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना है आपको, अब इसमें लिखना है आपको कि a व b पूर्णांक है। इसमें क्या है दोस्तों, a और b पूर्णांक है। देखिए a व b पूर्णांक है, ठीक है। अतः a/2b एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी, आप इस तरह लिख दीजिएगा कि a व b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, होगी कि नहीं बताइए। ए p/q के रूप में लिखी है कि नहीं बताइए। परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो p के जगह पे a है और q के जगह पे 2b है, तो ये तो परिमेय संख्या हुई ना। तो आप लिख दीजिएगा कि a व b जो है आपके पूर्णांक है, अतः a + 2b एक परिमेय संख्या होगी। और कड़ी में 5 क्या है दोस्तों, आप ही बताइए। अभी तो आपको मैंने सिद्ध करके बताया पीछे ही कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, तो लिख दीजिए और कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आपको भी पता है कि कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अभी पीछे तो सिद्ध किया, अपरिमेय संख्या है। देखिए
जब कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है और a/2 भी परिमेय संख्या है, तो क्या अपरिमेय संख्या दोस्तों कभी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? तो आपका जवाब आएगा नहीं। ठीक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर दोस्तों कभी नहीं होती है। तो ये हमको विरोधाभास प्रकट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा कि a व b पूर्णांक है, तो a/2 भी तो एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि p/q के रूप में लिखा गया है दोस्तों। और कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर हो सकती है क्या? ऐसा गणित में तो कोई रूल नहीं है दोस्तों, यानी यहाँ पे विरोधाभास प्रकट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं लिखना है, तो आपको बस नीचे इतना ही लिखना है कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना, ठीक ना, जो हम लोग ऊपर माने हैं ना कि 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ये जो है जो माने हैं, तो उसी का ये विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, हमने तो गलत ऊपर ही मान लिया ना कि 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, हालांकि तो अपरिमेय संख्या होती, तो हमने माना है। तो वही बात मैंने लिखा कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सवाल लग गया, ये छोटा है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि जो है आप लगाए होंगे और आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं। हर टाइप का मैं 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और इतना ही आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 3√2 लिख दूँ, ठीक है, मैंने एक संख्या जो अंडर रूट में होगी और एक बाहर होगी, ऐसा सवाल आएगा। तो आपको भी सेम उसी तरह लगाना है इसको। तो यहाँ पे लिखिए माना 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये आप जो है मान लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, माना 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको तो इस तरह लिख सकते हैं ना, 3 कड़ी में 2 बराबर a बटे b लिख दीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना ही पड़ेगा a व b सअभाज्य हैं, अभाज्य है। सअभाज्य का मतलब मैंने आपको बताया कि a और b का जो गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा दोस्तों, वो सिर्फ 1 होगा। चलिए, अब होगा क्या, ये 3 का गुणा हुआ है, तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे बटे 1 करके ऐसे, तो हमारा 3 का बस गुणा इसमें होगा और 1 का गुणा a में हो जाएगा। तो बचेगा √2 को यहीं पे छोड़ दीजिए जो अंडर रूट में है, और इस वाली जो आगे लिखी गई संख्या उसको नीचे ला दीजिए, क्योंकि इसका गुणा है, इधर होगा, इस साइड ऐसे करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 13 गुणा करेंगे तो a/3b होगा कि नहीं दोस्तों, बताइए। ये 3 का ऐसे अगर आप गुणा करेंगे तो 1 का गुणा a में करेंगे तो a, और 3 का गुणा b में करेंगे तो 3b हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और √2 को छोड़ देंगे यहाँ पे। अब होगा क्या, अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे a व b, बस a व b पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, लिख सकते हैं आप, a व b धनात्मक पूर्णांक है, लिख दीजिए, या खाली पूर्णांक है लिखिए। अतः a + 3b एक परिमेय संख्या होगी, तब एक परिमेय, इस बात को आप जरूर लिखिएगा। देखिए a व b पूर्णांक है, अतः a/3b p/q के रूप में लिखा गया है ना दोस्तों, तो a/3b एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और
करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए विरोधाभास क्या प्रकट हो। देखिए √2, √3, √5, √7, अंडर जो है 11, 9 तो नहीं, √9 अपरिमेय संख्या नहीं दोस्तों, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 तो परिमेय संख्या बटे 1 कर देंगे ना, तो जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा वही आपका अपरिमेय होंगी। तो इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a व b पूर्णांक है, तो अतः a/3 भी एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं बताइए, क्योंकि p बटे q के रूप में लिखा गया, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। और √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या a अपरिमेय है, a परिमेय है? तो बताइए क्या ऐसा मैथ में संभव है क्या कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर होगी? तो आपका जवाब आएगा नहीं, ऐसा मैथ में होता ही नहीं दोस्तों। तो ये विरोधाभास प्रकट हो रहा है, और ये विरोधाभास इसलिए प्रकट हो रहा है क्योंकि हमने ऊपर गलत कल्पना कर लिया है, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है दोस्तों। तो आप बस नीचे इतना लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः ठीक है दोस्तों, अतः 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय ठीक है। बस आपका सवाल लग गया है, बस इतना ही लिखना था आपको ऐसे सवालों में। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगले टाइप का, लास्ट वाले टाइप का देख लेते हैं। इन 3 टाइप से बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, बस इन 3 टाइप को पढ़ लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन कैसे पूछता है ये देखिए, ये भी छोटा है, केवल पहले वाले टाइप का थोड़ा बड़ा था। तो जैसे अगले वाले में पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में 3 प्लस करड़ी में 5 दे देगा यहाँ पे, या 6 प्लस करड़ी में 3 दे देगा, 5 देगा। मतलब इससे पहले वाले में 2 जैसे गुणा करके एक अंडर रूट में था, यहाँ पे प्लस करके या माइनस करके दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमको। ठीक है, इसको आप जो है लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं, 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे वही आपको करना है कि माना 3 प्लस करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। बस वही रूल आपको अपनाना है जो इससे पहले वाला आप पढ़े हैं, परिमेय संख्या है। इस बात को इतना लिख दीजिएगा, तो हो क्या जाएगा जब परिमेय संख्या है, तो 3 प्लस करड़ी में 5 बराबर a/b लिख दीजिएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा जरूर कि a व b सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य ठीक है दोस्तों, ये लिख दीजिएगा। अब होगा क्या, अंडर रूट वाले को बस लेफ्ट हैंड साइड में आप छोड़िए, बाएं पक्ष में अंडर रूट वाले को, और इसको उधर लेके चले जाइए, तो हो जाएगा √5 बराबर a/b - 3। अब हो क्या जाएगा, √5 बराबर दोस्तों इस b का तिर्यक गुणा होगा 3 में, तो हो जाएगा a - 3b/b। ठीक है, बस इतना हो गया। अब आप लिखोगे वही बात जो इससे पिछले वाले टाइप में आप पढ़े कि a व b पूर्णांक हैं, a व b पूर्णांक हैं। ठीक है, पूर्णांक हैं, अतः a - 3b/b एक परिमेय संख्या होगी ना, एक परिमेय
a-3b/b एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, संख्या होगी। और आपको पता है कड़ी में 5 क्या है, परिमेय संख्या है, और √5 एक परिमेय संख्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा आप ही बताइए, जब ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, क्या कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? ऐसा रूल में है मैथ में, तो आपका जवाब आएगा नहीं। तो यहाँ पे विरोधाभास प्रकट हो रहा है, और यह विरोधाभास इसलिए प्रकट हो रहा है कि हमारी कल्पना ही गलत है। हमने आगे माना था कि इसको ये परिमेय संख्या है, तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। बस यही बात हमेशा आपको लिखना है कि यह विरोधाभास देख लीजिए, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 3 प्लस कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, बस आपका सवाल लग गया है, ये अपरिमेय संख्या है। ये देखिए, चलिए इस तरह से हो गया हमारा। कुछ करना ही नहीं है आपको। अगर आपको पहला दूसरा टाइप पढ़ लिए तो तीसरा टाइप का आसानी से आ जाएगा। अब इसी तरह बहुत कुछ परिवर्तन कर देगा दोस्तों। जैसे इसी सवाल में आपको बताता हूं मैं, अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसी सवाल में जैसे मान लीजिए 6 प्लस कड़ी में 3 दे दे, तो आप क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे a/b मानेंगे तो आपका होगा क्या, इस 6 को उधर लेके चले जाएंगे तो कड़ी में 3 बराबर a/b - 6 हो जाएगा। तो √3 बराबर हो जाएगा a - 6b, इसका इधर गुणा कर देंगे अपान b। तो ये लिखेंगे कि a और b धनात्मक पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या जो आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, और जो आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः ये आपका जो है 6 प्लस कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, बस यही आपको करना है और कुछ नहीं। और कभी कभी सवाल में दोस्तों एक माइनस वाला देख लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दे आपसे 6 माइनस, मान लीजिए यहाँ पे √3 दे दे, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे कि माना 6 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको परिमेय मान लेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस √3 अपान a/b। यहाँ पे लिख दीजिएगा a व b सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं। ठीक है दोस्तों, अब कुछ करना ही नहीं है। अब मैं इस √3 को उस साइड लेके चला जा रहा हूँ और इसको इधर ला दीजिए, तो हो जाएगा 6 माइनस a/b बराबर √3। ठीक है, अब b का गुणा इधर कर देंगे तो 6b माइनस a/b बराबर √3 हो गया ना। अब आपको करना कुछ नहीं है, लिखना है कि a और b जो है, a व b पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अतः 6b माइनस a/b क्या होंगी? एक परिमेय संख्या होगी दोस्तों। p/q के रूप में लिखा गया है ना, एक परिमेय संख्या होगी। और बताइए क्या है? कड़ी में 3 क्या है? एक परिमेय अपरिमेय है, और √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय
संख्या है। ठीक है, लिखना सीख जाएंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे। तो बताइए क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर होती है क्या? तो आपका जवाब आएगा नहीं, ऐसा मैथ में होता ही नहीं है। यानी यहाँ पे विरोधाभास प्रकट हो रहा है। और यह विरोधाभास किस लिए प्रकट हो रहा है? क्योंकि हमने गलत कल्पना किया है, ऊपर गलत माना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। बस यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। अतः, ठीक है दोस्तों, अतः क्या 6 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से पेपर में, मैंने आपको सारे टाइप के क्वेश्चन बता दिया दोस्तों। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को बार बार लगाइए, प्रैक्टिस करिए लिखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, लगाएंगे बार बार, आपको आ जाएगा और यही क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। ठीक है, इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो है आप अच्छे से समझे होंगे। और एक बार फिर कह रहा हूं कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, अपने पढ़ाई को और अच्छे से करते रहिए। तब तक जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं प्रदीप ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 10 का मैथ। ठीक है, और मैथ का पहला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या पे पूरे चैप्टर से जो क्वेश्चन बार बार पूछता है वो क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे दोस्तों। और आपको मैं जो है कि आपको मैं जो विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो से आपको 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन जरूर परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पे पहली बार दोस्तों आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको 5 नंबर का जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ये फिक्स क्वेश्चन है, ये जरूर आते हैं पेपर में। तो मैं आपको यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछ देता है कि सिद्ध कीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, सिद्ध कीजिए। आपको क्वेश्चन को रटना नहीं दोस्तों, बस केवल समझना है। अगर 1-2 क्वेश्चन समझ गए तो सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। एक क्वेश्चन है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। एक क्वेश्चन जो है बार बार आता है दोस्तों परीक्षा में। और इस चैप्टर से यही ऐसे ही क्वेश्चन जो है आते हैं परीक्षा में। तो सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय है। दोस्तों अगर कड़ी में 3 को आप सीख लेते हैं तो आपसे परीक्षा में पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, या पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, या ये पूछ देगा कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 11 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से सारे क्वेश्चन आपको देंगे। तो केवल आप एक सीख लीजिए दोस्तों और सारा ऐसे ही आपको लगाना है। अगर आप एक कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन आप लगा लेंगे, बस अंकों को जो है बदला रहेगा परीक्षा में। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे इस सवाल को लगाएंगे कैसे। कुछ बच्चे इसको रट के जाते हैं, तो आपको रटना नहीं दोस्तों। यहाँ पे लिखिए हल, 1 मिनट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और आप अच्छे से देखिएगा तो उम्मीद करता हूँ आपको जरूर आएगा समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम हल करते हैं। यहाँ पे लिखिए हल। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ये अपरिमेय संख्या है तो इसके विपरीत हमको मानना पड़ेगा। मान लीजिए कि माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लिखिए कि माना, सबसे पहले आप लिखिएगा जब सॉल्व करेगा कि तो लिखिएगा माना
कड़ी में 3 एक, ठीक है दोस्तों, इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या दोस्तों, ये आप लिख दीजिएगा। वो अपरिमेय कहा है, सिद्ध करने के लिए हम इसका उल्टा मानेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको लिख दीजिएगा परिमेय, माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इस बात को आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा परिमेय संख्या है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि माना कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या होती क्या है दोस्तों, कि वह संख्या जिसे P बटे Q के रूप में या A बटे B के रूप में लिखा जाए, लेकिन नीचे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर A बटे B भी लिख सकते हैं, ठीक है, A बटे B कहिए चाहे P बटे Q कहिए। तो परिमेय संख्या होती क्या है, ऐसी संख्या जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए, P बटे Q या A अपान B के रूप में लिखा जाए, लेकिन B का मान 0 नहीं होना चाहिए, या Q का मान, अगर P बटे Q लेंगे तो Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, A बटे B लेंगे तो B का मान 0 नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो हमने परिमेय संख्या मान लिया। परिमेय संख्या का मतलब अब P बटे Q यानी P बटे Q के बराबर हो गई कड़ी में 3, ठीक है, या A बटे B के बराबर हो गई। आपकी जो इच्छा करे दोस्तों आप मान सकते हैं, ठीक है। तो मैं A और B मानूंगा। तो माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, जब ये परिमेय संख्या कड़ी में 3 एक, तो लिख सकते हैं कड़ी में 3 बराबर A अपान B, A अपान B लिख दीजिएगा, ठीक है। क्यों A अपान B लिखें, क्योंकि परिमेय संख्या को A बटे B के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसको लिख दीजिएगा। और देखिए A और B पूर्णांक हैं, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में जैसे ही A अपान B लिखेंगे या P अपान Q लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा A व B सहअभाज्य हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, सहअभाज्य। ये हमेशा आपको लिखना ही पड़ेगा ऐसे सवाल को हल करते समय। A और B सहअभाज्य है। अब आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि सहअभाज्य का क्या मतलब है दोस्तों। सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि जो पूर्णांक A और B हैं, इनके जो उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ एक हो, क्या हो, एक हो, तो उसे बोलेंगे कि सहअभाज्य। यहाँ पे लिख सकते हैं A व B के उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, तो उसी चीज को मैंने लिख दिया A व B सहअभाज्य है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कि A व B पूर्णांक है, और इसलिए A व B क्या है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब ये जो A है और B है, ये दोनों संख्या सिर्फ एक से कटेंगी, इस बात को याद रखिएगा। जब कोई संख्या एक से कट रही है तो इसका भाई एक से कट रही है A और B भी एक से कट रहा है, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, एक ही तो होगा। दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा दोस्तों, क्योंकि A भी एक से कट रही है, A भी एक से, तो दोनों में से कॉमन एक होगा, तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। तो इसी को मैंने लिख दिया है कि A व B क्या है, A व B सहअभाज्य हैं। A और B सहअभाज्य का मतलब बस इतना ही समझिएगा कि जो ये पूर्णांक A अपान B है, ये दोनों सिर्फ एक से कटेंगे, इनका गुणनखंड सिर्फ एक होगा दोनों का, यानी A का भी गुणनखंड एक होगा और B का भी जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा। तो इसी को ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आप हमेशा ऐसे सवाल को हल करते समय। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बराबर रख रहे हैं A बटे B या P बटे Q, अगर P बटे Q माने तो यहाँ पे लिख देना P व Q सहअभाज्य है। A अपान B लिखे हैं तो लिख देना A व B सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब A व B का गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा दोस्तों, ठीक है। तो A हो गया। अब हम दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो ठीक है। तो यहाँ पे कड़ी में 3 का स्क्वायर, कड़ी में 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद बराबर A अपान B है दोस्तों, तो इसको लिखिएगा A अपान B, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। लिख दीजिएगा दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पे, ठीक है, या दोनों पक्षों का वर्ग करने पे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 आ जाएगा दोस्तों। जैसा कि आपको पता है किसी भी संख्या का स्क्वायर करते तो कड़ी हट जाएगी। तो हमारा यहाँ पे बचा 3 और ये हो गया दोस्तों A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है, A स्क्वायर B स्क्वायर। अब बटे एक तो कर ही सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरिया गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 3B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर दोस्तों। एक का गुणा होगा A स्क्वायर में तो A स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ लिखना पड़ेगा,
चलिए अब देखिए दोस्तों, अभी 3 का यहाँ पे गुणा है, जैसा कि आपको पता होगा 3 का यहाँ पे गुणा है, तो 3a² अगर इस पक्ष में जाएगा तो हो जाएगा a², यही तो होगा, a²/3 होगा कि नहीं। ये 3 गुणा है दोस्तों, तो इस पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a² 3 से विभाजित हो रहा है, a² 3 से विभाजित हो रहा है। तो यही बात मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में कि a² 3 से विभाजित हो रहा है, या कह सकते हैं कि a² को 3 काट रहा है, या a² को 3 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ठीक है, कर रहा है। अतः a को भी 3 काटेगा या विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये बात आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों समझ के। क्या, देखिए 3 का गुणा है, इस पक्ष में जाएगा भाग हो जाएगा, तो a²/3 हो जाएगा दोस्तों, इस बात को समझिए ना। तो हम लिख सकते हैं कि a² को 3 विभाजित कर रहा है, अतः a को भी 3 विभाजित करेगा। जब भाई a², जैसे मान लीजिए a² है तो इसको लिख सकते हैं ना a/a/3, ठीक है। तो अब भाई a को भी तो 3 विभाजित कर रहा है, तो वही बात लिख दिया कि अतः a को भी 3 विभाजित करेगा, ठीक है। तो ये आपका एक कथन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक स्टेटमेंट 1 हो गया या कथन 1 हो गया। इस बात को उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, a² को 3 विभाजित कर रहा है, अतः a को भी 3 विभाजित करेगा, ठीक है, a को भी 3 विभाजित करेगा। ये कथन 1 हमारा हुआ अभी, ठीक है। अब देखिए अब आगे होगा क्या, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1 मिनट, ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, देखिए जब a को यहाँ पे लिख देना है, अतः a को भी 3 विभाजित करेगा। जब a को 3 काट रहा है दोस्तों, तो समझिए एक बात यहाँ पे, जैसे मैं कहूँ कि 10 को काट रहा है 2, तो बताइए 10 का फैक्टर क्या होगा। ये 2 काट रहा है, 10 में भाग देंगे 2 से, तो ये 2 काट देगा 10 को, तो 10 का फैक्टर 1 तो 2 होगा ही, होगा कि नहीं। और उसके बाद भी आगे फैक्टर होंगे दोस्तों कोई न कोई, ठीक है। तो उसी तरह तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखिए जब 10 को 2 काट रहा है तो इसका फैक्टर क्या होगा, इस 10 का जो काट रहा है वो तो होइबे करेगा, उसके बाद भी अगली कोई संख्या होगी तो हमको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे a को 3 काट रहा है दोस्तों, तो हमारा a बराबर आपको मानना पड़ेगा 3, क्योंकि a का फैक्टर 3 तो होगा ही। देखिए ध्यान से इस बात को, देखिए जैसे 10 को काट रहा है 2, तो आप कहेंगे 10 का फैक्टर, यानी इस 10 का फैक्टर 2 तो होगा ही ना, क्योंकि 2 काट रहा है। उसी तरह इस सवाल में लिखा हूँ a को 3 विभाजित कर रहा है, तो a का फैक्टर 1 तो 3 होगा, एक कोई और संख्या होगी आगे जिसको हम c मान ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे c मान लिए, तो a बराबर 3c आ गया। यहाँ पे इधर जहाँ c पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ c धनात्मक पूर्णांक है दोस्तों, ठीक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। इस बात को याद रखिएगा। a बराबर 3c क्यों लिया, क्योंकि जब a को 3 विभाजित कर रहा है, देखिए a को 3 काट रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि a बराबर 3 तो होइबे करेगा। जैसे 10 को 2 काट रहा है तो 10 का फैक्टर 2 होगा, तो 2 ले लेंगे, साथ में कोई और फैक्टर होगा जो हमको पता नहीं है, तो हम यहाँ पे c ले लिए उसके जगह पे, तो a बराबर 3c दोस्तों आ गया। अब क्या करेंगे, इस a का मान इस वाले समीकरण में रख देंगे, एक वाले में, देखा यहाँ पे एक मान है ना, तो 3b² बराबर a² है। अब हम a के जगह पे 3c रख देंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, इस समीकरण में एक में a का मान रख दीजिए, तो हो जाएगा 3b² बराबर, ठीक है दोस्तों, ऊपर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ से मिटा दे रहा हूँ,
रुक जाइए, चलिए अब हमको करना क्या, इस 3b² बराबर a² जो समीकरण 1 है दोस्तों, तो एक जगह पे 3c रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3b² बराबर कितना है a²। अब बस आपको करना क्या है, इस a का मान इस समीकरण में रख दीजिए एक जगह पे, तो हो जाएगा 3b² बराबर एक जगह पे कितना रखेंगे 3c, इसका स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ऊपर लगा है। अब करना क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 3b² बराबर ये 9c² हो जाएगा दोस्तों। अब 3 से 3 हो जाएगा, 9 को काट देंगे तो 3 बार आ गया, तो बचा हमारा b² बराबर 3c² दोस्तों, b² बराबर 3c²। अब देखिए जिस तरह इसमें हम लिखे हैं उसी तरह इसमें भी लिखेंगे। अब देखिए 3 इस साइड है, इसका मतलब 3 इधर गुणा है तो इस पक्ष में आएगा, भाग हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा b² बटे 3, यही होगा दोस्तों, देखिए ध्यान से b² बटे 3 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि b² को 3 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है, 3b² को 3 विभाजित कर रहा है, अतः b को भी, b² को काट रहा है तो b को भी काटेगा, अतः b को भी 3 विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, सही बात है ना, जैसे इसमें बताया आपको उसी तरह, जैसे 3 गुणा है इस पक्ष में आएगा, भाग करेगा, तो लिख दीजिएगा b² को 3 विभाजित कर रहा है, अतः b को भी तो करेगा, तो b को भी 3 विभाजित करेगा, जैसे इसमें a² को किया तो a को भी किया। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 लिख देना। ठीक है, बस आपका सवाल लगभग लग चुका है। अब करेंगे क्या, लिख दीजिएगा कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि तीन ए व बी दोनों को काट रहा है। सही बात है ना दोस्तों। देखिए इस वाले में 2 में पता चला b को विभाजित कर रहा है और यहाँ पे पता चला a को विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो हमने यही लिख दिया कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि 3 जो है ना a व b दोनों को काट रहा है दोस्तों, 3 a व b दोनों को काट रहा है, अतः 3 दोनों का गुणनखंड होगा, अतः 3 दोनों मतलब a व b, अतः 3 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। जो विरोधाभास प्रकट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने तो यह माना था कि ए और बी का गुणनखंड सिर्फ 1 होगा, यहाँ पे तो 3 आ रहा है गुणनखंड, तो जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है दोस्तों। तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट होता है कि 3 जो है ना ए व बी दोनों को काट रहा है, तो अतः 3 दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। ठीक है, कल्पना यानी विरोधाभास प्रकट हो रहा है दोस्तों, जो हमारी कल्पना के विरुद्ध है। अतः करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा पूरा सवाल लग गया दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इसमें बहुत ज़्यादा जो है लिखना पड़ रहा है।
तो एक और क्वेश्चन देखिए ताकि और आपको स्पष्ट हो जाए। तो इसको मिटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और तब तक आप लगाइए जब तक कि आपको जो है आ ना जाए, प्रैक्टिस करिए। मान लीजिए यहाँ पे मैं √5 लिख दूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं √5 लिख दूँ और इस सवाल को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लिखिए हल में कि माना, ठीक है दोस्तों, माना करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे मैंने पिछले वाले सवाल में बताया आपको, माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, सॉरी यहाँ पे अ नहीं, माना कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे आपको अपरिमेय संख्या कह रहा है तो आप इसका उल्टा मान लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब होगा क्या, चलिए अब हम जब परिमेय संख्या है तो हो जाएगा यहाँ पे √5 बराबर a/b, मान लीजिए a/b हो गया दोस्तों, ठीक है। और जहाँ लिख देना a व b सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब ये होगा कि a व b जो है सिर्फ 1 से कटेंगे, और मैं आपको अभी बाद में सिद्ध करूंगा कि a व b जो है 5 से भी कटेंगे, तो जो विरोधाभास प्रकट हो जाएगा, यानी हमारी कल्पना के विरुद्ध हो जाएगा, तो हमारा सवाल जो है लास्ट में लग जाएगा। बस यही आपको सिद्ध करना है। अब a व b सअभाज्य हैं, ठीक है, ये लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर a/b का होल स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। ये कर दीजिएगा, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 5 आ जाएगा, बराबर ये देखिए a का स्क्वायर अपान b का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 5b² बराबर a का स्क्वायर आ जाएंगे। अब देखिए ये 5 गुणा है, इस पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो यही तो मिलेगा आपको a²/5, a²/5, 5 इधर जाके भाग हो जाएगा। तो हम ये तो कह सकते हैं दोस्तों कि a² 5 से विभाजित हो रहा है, a² 5 से विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए कि a² को 5 काट रहा है, देखिए 5 भाग कर रहा है ना, तो a² को 5 विभाजित कर रहा है, ठीक है। ये सब अपने से बना के लिखना सीखिए दोस्तों, विभाजित कर रहा है, ठीक है, ये लिख दीजिएगा। अतः a को भी 5 विभाजित करेगा, ठीक है। ये तो बात तय है दोस्तों, जब a² काट रहा है तो a को भी काटेगा, ये बात आप लिख दीजिएगा। इक्वेशन मान लीजिए 1 है, ठीक है। चलिए अब होगा क्या, अभी मैंने आपको बताया a² को 5 विभाजित कर रहा है तो a को भी 5 विभाजित कर रहा है, तो इसका मतलब a बराबर, एक तो 5 होगा ही, a को 5 काट रहा है तो a का गुणनखंड 1 5 तो होगा ही, साथ में कोई कांस्टेंट ले लेंगे, मान लीजिए c ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो मैंने c ले लिया। यहाँ पे लिख देना कि c एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ये बात आप लिख दीजिएगा। अब आप सोचेंगे a बराबर 5 फी कैसे हुआ, a बराबर 5 क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों जैसे a को काट रहा है 5 ना, a को काट रहा है 5, तो हम क्या कर सकते हैं कि a जब a को काट रहा है 5 तो a का एक गुणनखंड तो 5 होगा ना, जैसे 10 है या 12 है, इसको मान लीजिए 4 काट रहा है तो हम यही कहेंगे ना, तो 12 का एक गुणनखंड तो 4 होगा और आगे भी होंगे, तो उसी को हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे c मान लिए यहाँ पे, तो वही बात है। तो जब एक कथन नंबर 1 हो जाएगा, स्टेटमेंट या इक्वेशन जो भी समझ लीजिए, तब आप यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 5 फी, यहाँ पे जो भी संख्या रहेगी 5 तो आप ले लेना,
ठीक है, ए बराबर, अगर यहाँ पे 7 रहता, 7 भी विभाजित कर रहा है तो ए बराबर 7 होता। ठीक है, अब आप करेंगे क्या, इस ए का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दीजिए ए का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए 1 में रखिए, देखिए क्या मिल रहा है आपको। अब आगे देखिए ए बराबर 5c है और समीकरण 1 मतलब 5b² बराबर a² दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ 5b² बराबर a² है। अब आपको ए के जगह पे कितना रखना है, 5c दोस्तों, तो यहाँ पे लिखिए 5b² इक्वल टू, ए की जगह पे कितना रखना है, देखिए 5c है तो यहाँ पे 5c लिख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। अब देखिए क्या होगा, ये 5b² हो जाएगा दोस्तों और ये 25c² हो जाएगा। इस बात को ध्यान से देखिए। अब इसको काट दीजिए 5 बार में, तो बचा आपका क्या, b² बराबर 5c² हो गया दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब देखिए होगा क्या, अब 5 इधर है दोस्तों ना, तो 5 का गुणा c² में है, तो 5 इधर तो आएगा तो भाग करेगा ना, तो अब तो यही हो जाएगा b² बटे 5 होगा कि नहीं, देखिए इधर आके भाग कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि b² को 5 विभाजित कर रहा है। तो यही बात जैसे इसमें लिखे हैं, यही बात उस वाले ब्रैकेट में भी आपको लिख देना है। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पे कि b² को 5 विभाजित कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, अतः b को भी 5 काटेगा या विभाजित करेगा, कुछ भी लिख दीजिए अपने से बना के। ठीक है दोस्तों, देखिए 5 जो है b को काटेगा कि नहीं, b² को काटेगा या विभाजित कर रहा है, तो b को भी 5 काटेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समीकरण, ये समीकरण 2 मान लीजिएगा इसके। ठीक है, ये वाला समीकरण 2 है, b² बराबर 5² लिखिएगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि 5 a व b दोनों को काटेगा, दोनों को काटेगा, काट रहा है, लिख दीजिए। सही बात है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे लिखा हूँ b को भी 5 काटेगा और यहाँ पे लिखा हूँ a को भी 5 विभाजित करेगा, यानी समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट हुआ ना कि 5 a व b दोनों को काट रहा है। अतः 5 जो है दोस्तों a व b का दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। और हमने तो ये बताया था कि a व b का सहभाज्य यानी a व b का जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। तो यहाँ पे तो 5 आ रहा है, तो विरोधाभास हुआ ना, उल्टा हुआ। तो यहाँ पे लिख देना कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा सवाल दोस्तों लग जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ये देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो अब आपको जो है क्लीन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है,
तो ये हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोस्तों एक बार फिर देखिए फिर कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम मान लेंगे कि माना कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है दोस्तों, ठीक है, परिमेय संख्या है। तो कड़ी में 5 बराबर जब परिमेय संख्या है तो इसे a बटे b के रूप में लिख देंगे, या p बटे q के भी रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे c की जगह पे r मान लीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया, हमने इसका स्क्वायर कर दिया दोनों पक्षों का, तो यहाँ पे कड़ी हट गई, तो a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। अब तेरिया गुणा कर दिया तो 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 5 गुणा तो इस पक्ष में जाएगा, भाग हो जाएगा, ठीक है, तो a स्क्वायर बटे 5 होगा। तो वही बात हमने लिखा कि a स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, अतः a को भी 5 विभाजित करेगा दोस्तों, ठीक है। तो अब उसके बाद a बराबर 5c मान लीजिएगा, क्योंकि जब a को 5 काट रहा है तो a का गुणनखंड तो 5 पक्का होगा। किसी भी संख्या का अगर कोई संख्या काट रहा है तो उसका गुणनखंड वो पक्का होता है। तो a बराबर 5, लास्ट में इसके साथ c लगा दीजिएगा, ठीक है। c एक धनात्मक पूर्णांक है जहाँ पे कुछ भी संख्या हो सकती है, आगे हमको पता नहीं है। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर जो a का वैल्यू आया है इस समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो a की जगह पे 5c रखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा समीकरण 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर दोस्तों। तो यहाँ पे 5b स्क्वायर उतार लीजिए, a की जगह पे 5c लिख दीजिए। अब इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 25c स्क्वायर हो जाएगा। 5 से 25 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 5 इधर है तो इधर आएगा तो b स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो वही बात मैंने लिखा कि b स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, अतः b को भी 5 काटेगा या विभाजित करेगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि 5 जो है a व b दोनों को काट रहा है, यह काट रहा है, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। जब दोनों को काट रहा है दोस्तों तो a b दोनों को काट रहा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5 आ गया। और हमने तो माना था a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, सहभाज्य का मतलब क्या है, दोनों का गुणनखंड 1 माना था, और यहाँ पे तो 5 आ रहा है, यानी विपरीत आया कि नहीं, तो ये विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो यही बात हमें यहाँ पे लिखे कि यह विरोधाभास ऐसा क्यों प्रकट हो रहा है, क्योंकि हमने गलत कल्पना ही किया था, क्योंकि यहाँ पे गलत हमने माना ही था कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। हम तो जानते हैं कड़ी में 5 एक अपरिमेय है, तो यहाँ पे हमने गलत माना था, तो यहाँ पे भी उल्टा आया है, तो विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो इस तरह से हम लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल था, आप इसको एक बार 2 बार लगाइएगा, आपको आएगा जरूर। तो एक तो क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा आपका कड़ी में 2, तो अगर 2 दे देगा तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ पे 2 समझ लीजिएगा। 3 दे देगा तो बताए थे जहाँ जहाँ जो 5 है वहाँ पे 3 लिख दीजिएगा। 7 दे देगा यहाँ पे तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ यहाँ पे 7 हो जाएगा, समझ लीजिएगा। 11, 13 कुछ भी हो सकता है। तो एक तो ए प्रकार का आता है, दूसरे प्रकार का क्वेश्चन कैसा था उसे भी लगाते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो में जितने क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से एक न एक सवाल जो आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए अगला किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। एक प्रकार का तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिया। देखिए अगला क्वेश्चन आएगा, जैसे यहाँ पे दे देगा, इसी सवाल में यहाँ पे दे देगा 2√5, अब 3√2 दे देगा, इसके आगे कुछ भी दे देगा, जैसे 3 जो है कि 5 दे देगा, या 2√5 दे देगा, या 2√7, ठीक है। इसके जो है √5 जो है इसके सामने कुछ कोई भी अंक लीजिएगा इस तरह कि सिद्ध कीजिए कि 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, या सिद्ध करने के लिए पूछ देगा कि 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। तो इस तरह से हमसे पूछ देता है, ठीक है। तो इसको कैसे लगाएंगे, चलिए इसको भी लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखिए माना, लिखिएगा कि माना 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या, वही रूल आपको लगाना है जो आपको पहले बताया। माना 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या दोस्तों, आप परिमेय मान लीजिएगा। माना 2 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, इतना तो कर ही लेंगे आप, ठीक है। अब चलिए जब परिमेय संख्या हो गई तो इतना तो हो ही जाएगा कि 2√5 बराबर a बटे b, और लिख दीजिएगा ब्रैकेट में a व b सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब मैंने समझा दिया आपको, सहअभाज्य हैं मतलब a व b का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड दोस्तों होगा वो 1 होगा, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, आपको करना कुछ नहीं है। आप देखिए यहाँ पे 2 का गुणा है, तो हम
यहाँ पे बटे करके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो होगा क्या, बस 2 को इधर लेके आइए, 2 का गुणा इस b में होगा ना, तो करड़ी में 5 को छोड़ दीजिए इधर ही, बराबर, ठीक है। तो a/2b हो जाएगा दोस्तों, a/2b हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का गुणा है तो इधर ही तो होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे ऐसे, तो a का गुणा 1 में करेंगे, 1 का गुणा a में करेंगे तो a हुआ, और 2 का गुणा b में करेंगे तो 2b हो गया, √5 इधर बच गया। ठीक है, अब होगा, इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं करना है आपको, अब इसमें लिखना है आपको कि a व b पूर्णांक है। इसमें क्या है दोस्तों, a और b पूर्णांक है। देखिए a व b पूर्णांक है, ठीक है। अतः a/2b एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? आप इस तरह लिख दीजिएगा कि a व b एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, होगी कि नहीं बताइए। ए p/q के रूप में लिखी है कि नहीं बताइए। परिमेय संख्या क्या होती है जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो p के जगह पे a है और q के जगह पे 2b है, तो ये तो परिमेय संख्या हुई ना। तो आप लिख दीजिएगा कि a व b जो है आपके पूर्णांक है, अतः a + 2b एक परिमेय संख्या होगी। और करड़ी में 5 क्या है दोस्तों, आप ही बताइए। अभी तो आपको मैंने सिद्ध करके बताया पीछे ही कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, तो लिख दीजिए, और करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। जैसा कि आपको भी पता है कि करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अभी पीछे तो सिद्ध किया, अपरिमेय संख्या है। देखिए, जब करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है और a/2b परिमेय संख्या है, तो क्या अपरिमेय संख्या दोस्तों कभी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है क्या? तो आपका जवाब आएगा नहीं। ठीक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर दोस्तों कभी नहीं होती है। तो ये हमको विरोधाभास प्रकट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा कि a व b पूर्णांक है, तो a/2b तो एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि p/q के रूप में लिखा गया है दोस्तों। और करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर हो सकती है क्या? ऐसा गणित में तो कोई रूल नहीं है दोस्तों, यानी यहाँ पे विरोधाभास प्रकट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं लिखना है, तो आपको बस नीचे इतना ही लिखना है कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना, ठीक ना, जो हम लोग ऊपर माने हैं ना कि 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, ये जो है जो माने हैं, तो उसी का ये विरोधाभास प्रकट हो रहा है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, हमने तो गलत ऊपर ही मान लिया ना कि 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, हालांकि तो अपरिमेय संख्या होती है, तो हमने माना है। तो वही बात मैंने लिखा कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सवाल लग गया, ये छोटा है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि जो है आप लगाए होंगे और आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो एक ऐसा ही क्वेश्चन और देखते हैं। हर टाइप का मैं 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और इतना ही आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 3√2 लिख दूँ, ठीक है, मैंने एक संख्या जो अंडर रूट में होगी और एक बाहर होगी, ऐसा सवाल आएगा। तो आपको भी सेम उसी तरह लगाना इसको। तो यहाँ पे लिखिए माना 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय
परिमेय संख्या है, ये आप जो है मान लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। माना 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसको तो इस तरह लिख सकते हैं ना, 3 करड़ी में 2 बराबर a बटे b, a बटे b लिख दीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना ही पड़ेगा a व b सअभाज्य हैं, सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब मैंने आपको बताया कि ए और बी का जो गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा दोस्तों वो सिर्फ 1 होगा। चलिए अब होगा क्या, ये 3 का गुणा हुआ है तो 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे बटे 1 करके ऐसे, तो हमारा 3 का बस गुणा इसमें होगा और 1 का गुणा ए में हो जाएगा, तो बचेगा √2 को यहीं पे छोड़ दीजिए जो अंडर रूट में है, और इस वाले जो आगे लिखी गई संख्या उसको नीचे ला दीजिए क्योंकि इसका गुणा है, इधर होगा, इस साइड ऐसे करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 13 गुणा करेंगे तो a/3b होगा कि नहीं दोस्तों, बताइए। ये 3 का ऐसे अगर आप गुणा करेंगे तो 1 का गुणा a में करेंगे तो a, और 3 का गुणा b में करेंगे तो 3b हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और √2 को छोड़ देंगे यहाँ पे। अब होगा क्या, अब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे a व b, बस a व b पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, लिख सकते हैं आप, a व b धनात्मक पूर्णांक है, लिख दीजिए या खाली पूर्णांक है लिखिए। अतः a + 3b एक परिमेय संख्या होगी, तब एक परिमेय, इस बात को आप जरूर लिखिएगा। देखिए a व b पूर्णांक है, अतः a/3b p बटे q के रूप में लिखा गया है ना दोस्तों, तो a/3b एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और करड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिए विरोधाभास क्या प्रकट हो, देखिए √2, √3, √5, √7, जो है 11, 9 तो नहीं, √9 अपरिमेय संख्या नहीं दोस्तों, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 तो परिमेय संख्या बटे 1 कर देंगे ना, तो जिनका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा वही आपका अपरिमेय होंगी, तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a व b पूर्णांक है, तो अतः a/3b एक परिमेय संख्या होगी कि नहीं बताइए, क्योंकि p बटे q के रूप में लिखा गया, तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। और √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या a अपरिमेय है, a परिमेय है, तो बताइए क्या ऐसा मैथ में संभव है क्या कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी बराबर होगी, तो आपका जवाब आएगा नहीं, ऐसा मैथ में होता ही नहीं दोस्तों। तो ये विरोधाभास प्रकट हो रहा है, और ये विरोधाभास इसलिए प्रकट हो रहा है क्योंकि हमने ऊपर गलत कल्पना कर लिया है, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या मान लिया है दोस्तों। तो आप बस नीचे इतना लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण, हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः, ठीक है दोस्तों, अतः 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय ठीक है। बस आपका सवाल लग गया है, बस इतना ही लिखना था आपको ऐसे सवालों में, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का भी आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगले टाइप का, लास्ट वाले टाइप का देख लेते हैं। इन 3 टाइप से बाहर आपका क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा, बस इन 3 टाइप को पढ़ लेंगे तो आपका सारा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन कैसे पूछता है ये देखिए, ये भी छोटा है, केवल पहले वाले टाइप का थोड़ा बड़ा था। तो जैसे अगले वाले में पूछेगा कि सिद्ध कीजिए कि 3 करड़ी में
3 प्लस करड़ी में 5 दे देगा यहाँ पे, या 6 प्लस करड़ी में 3 दे देगा, 5 देगा। मतलब इससे पहले वाले में जैसे गुणा करके एक अंडर रूट में था, यहाँ पे प्लस करके या माइनस करके दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको, ठीक है। इसको आप जो है लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं, 1 मिनट, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे वही आपको करना है कि माना 3 प्लस करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। बस वही रूल आपको अपनाना है जो इससे पहले वाला आप पढ़े हैं, परिमेय संख्या है। इस बात को इतना लिख दीजिएगा तो हो क्या जाएगा, जब परिमेय संख्या है तो 3 प्लस करड़ी में 5 बराबर a/b लिख दीजिएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा जरूर कि a व b सहअभाज्य हैं, सहअभाज्य। ठीक है दोस्तों, a लिख दीजिएगा। अब होगा क्या, अंडर रूट वाले को बस लेफ्ट हैंड साइड में आप छोड़िए, बाएं पक्ष में अंडर रूट वाले को, और इसको उधर लेके चले जाइए तो हो जाएगा √5 बराबर a/b -3। अब हो क्या जाएगा, √5 बराबर दोस्तों इस b का तिर्यक गुणा होगा 3 में तो हो जाएगा a-3b/b। ठीक है, बस इतना हो गया। अब आप लिखोगे वही बात जो इसे पिछले वाले टाइप में आप पढ़े कि a व b पूर्णांक हैं, a व b पूर्णांक हैं, ठीक है, पूर्णांक हैं। अतः a-3b/b एक परिमेय संख्या होगी ना, एक परिमेय a-3b/b एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, संख्या होगी। और आपको पता है करड़ी में 5 क्या है, परिमेय संख्या है, और √5 एक परिमेय संख्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा आप ही बताइए, जब ये अपरिमेय है, ये परिमेय है, क्या कभी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? ऐसा रूल में है मैथ में, तो आपका जवाब आएगा नहीं। तो यहाँ पे विरोधाभास प्रकट हो रहा है, और यह विरोधाभास इसलिए प्रकट हो रहा है कि हमारी कल्पना ही गलत है। हमने आगे माना था कि इसको ये परिमेय संख्या है, तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। बस यही बात हमेशा आपको लिखना है कि यह विरोधाभास देख लीजिए, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। अतः 3 प्लस करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, बस आपका सवाल लग गया है, ये अपरिमेय संख्या है, ये देखिए। चलिए इस तरह से हो गया हमारा, कुछ करना ही नहीं है आपको। अगर आपको पहला दूसरा टाइप पढ़ लिए तो तीसरा टाइप का आसानी से आ जाएगा। अब इसी तरह बहुत कुछ परिवर्तन कर देगा दोस्तों। जैसे इसी सवाल में आपको बताता हूं मैं, अब आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसी सवाल में जैसे मान लीजिए 6 प्लस करड़ी में 3 दे दे, तो आप क्या करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे a/b मानेंगे तो आपका होगा क्या, इस 6 को उधर लेके चले जाएंगे तो करड़ी में 3 बराबर
ए अपान बी माइनस 6 हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा ए माइनस 6b, इसका इधर गुणा कर देंगे अपान बी। तो ये लिखेंगे कि ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, तो ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या जो आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती, ठीक है, और जो आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती, और यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ। अतः ये आपका जो है 6 + कड़े में 3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, बस यही आपको करना है और कुछ नहीं। और कभी कभी सवाल में दोस्तों एक माइनस वाला देख लीजिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे दे दे आपसे 6 माइनस, मान लीजिए यहाँ पे अंडर रूट 3 दे दे, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कहेंगे कि माना 6 कड़े में 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसको परिमेय मान लेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस अंडर रूट 3 अपान ए अपान बी। यहाँ पे लिख दीजिएगा ए व बी सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ करना ही नहीं है। अब मैं इस अंडर रूट 3 को उस साइड लेके चला जा रहा हूँ और इसको इधर ला दीजिए, तो हो जाएगा 6 माइनस ए अपान बी बराबर अंडर रूट 3। ठीक है, अब b का गुणा इधर कर देंगे तो 6b माइनस ए अपान बी बराबर अंडर रूट 3 हो गया ना। अब आपको करना कुछ नहीं है, लिखना है कि ए व बी, ए और बी जो है, ए व बी पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक है। अतः 6b माइनस ए अपान बी क्या होंगी? एक परिमेय संख्या होगी दोस्तों, p/q के रूप में लिखा गया है ना, एक परिमेय संख्या होगी। और बताइए क्या है? कड़ी में 3 क्या है? एक परिमेय अपरिमेय है, और अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिखना सीख जाएंगे आप, प्रैक्टिस करेंगे तो। बताइए क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के कभी बराबर होती है क्या? तो आपका जवाब आएगा नहीं, ऐसा मैथ में होता ही नहीं है। यानी यहाँ पे विरोधाभास प्रकट हो रहा है, और यह विरोधाभास किस लिए प्रकट हो रहा है? क्योंकि हमने गलत कल्पना किया है, ऊपर गलत माना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। बस यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, इतना आपको लिखना है। अतः, ठीक है दोस्तों, अतः क्या? 6 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से पेपर में, मैंने आपको सारे टाइप के क्वेश्चन बता दिया दोस्तों। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को बार बार लगाइए, प्रैक्टिस करिए लिखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, लगाएंगे बार बार, आपको आ जाएगा, और यही क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे। ठीक है, इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो है आप अच्छे से समझे होंगे। और एक बार फिर कह रहा हूं कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, अपने पढ़ाई को और अच्छे से करते रहिए। तब तक जय हिंद, जय भारत।